विजय शंखनाद रैली में नरेंद्र मोदी ने कानपुर वासियों की जमकर तारीफ की। मोदी ने कहा कि कानपुर की रैली ने उन्हें जीत लिया है और वो लोगों की तपस्या बेकार नहीं जाने देंगे। मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पिछले 60 सालों से कांग्रेस देश को ठग रही है। देश की बदहाली के लिए मोदी ने कांग्रेस को दोषी बताते हुए उसके सहयोगी दलों पर भी निशाना साधा। एसपी और बीएसपी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के चट्टे बट्टे भी उतने ही गुनहगार हैं, क्योंकि जब जब सरकार पर संकट आता है पिछले दरवाजे से ये उसे बचा लेते हैं। कोल घोटाले पर भी मोदी ने केंद्र पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कोलगेट में फाइल ही नहीं पूरी सरकार खो गई, लेकिन हमारे देश की जनता के लिए तो उसकी लाइफ ही खो गई। कांग्रेस और एसपी ने नरेंद्र मोदी पर जवाबी हमला बोला है। एसपी ने कहा है कि मोदी न तो यूपी को समझते हैं और न ही यहां कुछ कर पाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा ने आरोप लगाया है कि मोदी की गुजरात में विकास की तस्वीर झूठी है। वो यूपी को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। उन्नाव के किले में आज भी खुदाई का काम जारी रहा। खुदाई स्थल के बाहर लगी दुकानों को पुलिस ने तोड़ दिया है। वहीं कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों से भी पुलिस ने बदसलूकी की है। वाराणसी में दो पुलिस अधिकारियों के बीच का झगड़ा डीजीपी मुख्यालय तक पहुंच गया है। एसपी ट्रैफिक ने एडीजी को चिट्ठी लिखकर एसएसपी अजय मिश्र के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी जान को अजय मिश्र से खतरा है। डीजीपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। आजमगढ़ में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 41 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग अभी बीमार हैं। मरने वालों में शराब बेचने वाला भी शामिल है। इस मामले में 5 आबकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी स्पेशल में। मैं आपके साथ अजीत। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज कानपुर में चुनावी शंखनाद किया। इस मौके पर मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 60 सालों में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है और लोगों को ठगने का काम किया है। मोदी ने खाद्य सुरक्षा बिल, महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए। भारत माता की कानपुर की इस रैली ने मुझे जीत लिया है। कानपुर की इस रैली ने मुझे जीत लिया है। नरेंद्र मोदी का ये धन्यवाद था कानपुर के उन लोगों को जिन्होंने मोदी की पहली रैली में शिरकत की। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी हर उस मुद्दे पर बोले जो आम लोगों की नब्ज से जुड़ा था। केंद्र की सत्ता की तलाश में मोदी ने केंद्र सरकार का विरोध खुद लोगों के मुंह से करवाया। जिन्होंने वादा खिलाफी की है, क्या उनका हिसाब चुकता करोगे कि नहीं करोगे? मोदी ने जनता की दुखती रग पर हाथ रखते हुए महंगाई के मुद्दे को छेड़ा और प्रधानमंत्री के साथ ही सोनिया गांधी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या कभी मैडम सोनिया जी ने महंगाई कम नहीं कर पा रही, इसके लिए दुख जताया है? मोदी ने लगे हाथ गुजरात की तारीफों के भी पुल बांधे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपना हिसाब देने के बजाय गुजरात सरकार से सवाल कर रही है। जहां भी जाते हैं, गुजरात में क्या हुआ, मोदी ने क्या किया, गुजरात में क्या हुआ, मोदी ने क्या किया। केंद्र सरकार की गले की फांस बनते जा रहे कोयला घोटाले पर मोदी ने प्रधानमंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। भारत सरकार का एक अफसर कह रहा है, वो कहता है अगर मैं मुजरिम हूं तो नंबर 1 मुजरिम प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी को भी नरेंद्र मोदी ने निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। वो शाहजादे कहते हैं कि गरीबी बरीबी कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ मन की अवस्था होती है, स्टेट ऑफ माइंड। मोदी ने खाद्य सुरक्षा बिल को पेट भरने वाला नहीं बल्कि देश को भूखा रखने वाला बिल करार दिया। ये जो मध्याह्न भोजन में मिड डे मील में एक छोटे बालक को जितना अनाज मिलता है, उससे भी कम अनाज बड़ी उम्र वालों को देने का कानून बनाया है।
मोदी ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने और वोट के लिए सेक्युलर राग अलापने का भी आरोप लगाया। आए दिन सेकुलरिज्म के मंत्र गा करके लोगों को बांटने का काम करते हैं। केंद्र सरकार की विदेश नीति को विफल बताते हुए मोदी ने कहा कि देश की रक्षा करने वाले जवानों की सरकार को परवाह नहीं। भारत के रक्षा मंत्री और भारत की सेना दोनों ने अलग अलग वर्जन दिए। क्या किसी देश में ऐसा हो सकता है कि सेना एक बात कहे और रक्षा मंत्री दूसरी बात कहे? मोदी इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से जानते हैं कि केंद्र में सत्ता हासिल करनी हो तो यूपी को साधना बेहद जरूरी है। कानपुर की रैली में दिखाई भी दिया कि मोदी यूपी को कितनी अहमियत दे रहे हैं। इंदिरानगर मैदान में उमड़े विशाल जनसैलाब से गदगद नरेंद्र मोदी ने कानपुर की इसी सरजमी से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का शंखनाद कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सहयोगी सपा और बसपा को भी छोड़ा नहीं। कानपुर से कैमरामैन विक्रम के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। जहां कानपुर में दहाड़ते हुए मोदी ने न केवल कांग्रेस और केंद्र सरकार पर हमला बोला, केंद्र की यूपीए सरकार पर हमला बोला, बल्कि यूपी की अखिलेश सरकार को भी उन्होंने नहीं बख्शा। और इसके साथ ही मोदी ने आरोप लगाया कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की तिकड़ी ने यूपी को बर्बाद कर दिया है। जिस भूमि ने 8 प्रधानमंत्री दिए, 8 प्रधानमंत्री देने के बावजूद भी और बड़े बड़े दिग्गज लोग यहां से चुन करके आते हैं, उसके बावजूद भी यहां से लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए सैकड़ों मील दूर गुजरात तक जाना पड़ता है। भारत कानपुर की सरजमी से हुंकार भरते हुए बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने यूपी की जनता की दुखती रग पर कुछ इसी तरह हाथ रखा। मोदी जानते हैं कि यूपी की पथरीली सियासी जमीन में दोबारा कमल खिलाना आसान नहीं, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ सूबे की दोनों प्रमुख पार्टियों एसपी और बीएसपी पर भी सीधा हमला बोला। वही उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस की तिकड़ी ने पूरे उत्तर प्रदेश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। इसलिए ये तिकड़ी रूपी जो ग्रहण लगा है उत्तर प्रदेश पर, उस ग्रहण से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने की आवश्यकता है। मोदी ने यूपी की कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाया। पिछले 1 साल में 5000 निर्दोष लोगों की हत्या की बात कहकर मोदी ने अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है? पिछले 1 वर्ष में 5000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई है। अब कल्पना कर सकते हो, एक राज्य में 1 साल में 5000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या हो जाए। इसके साथ ही मोदी ने विरोधियों पर वोट बैंक की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी वोट बैंक की राजनीति में अपने खेल खेलती रहती है। और मैंने सुना है इन दिनों जिन पर आतंकवाद के गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे लोगों को भी जेल से रिहा करने के कारनामे तैयार हो रहे हैं। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। मोदी ने मिशन 2014 का बिगुल यूपी में बजा दिया है, लेकिन कानपुर से तो महज शुरुआत हुई है। चमचमाती धूप में सूबे में मोदी की 8 रैलियां भी और होनी हैं। ऐसे में प्रदेश बीजेपी के नेताओं के सामने एक बड़ी चुनौती बाकी सभी रैलियों को कामयाब बनाने की होगी। कानपुर से निहारिका महेश्वरी और ब्रजेश श्रीवास्तव के साथ आरएन अग्रवाल, जी मीडिया। और उधर मोदी के हमले से तमतमाई एसपी और कांग्रेस ने भी उन पर जमकर पलटवार किया है। इनके नेता अटल जी ने स्वयं कहा कि राजधर्म का पालन नहीं हुआ गुजरात में। सारे देश को बर्बाद करने के लिए शंखनाद, किस बात का शंखनाद? देश को बर्बाद करने का, देश में सांप्रदायिकता लादने का। क्या विकास हुआ गुजरात में? किसान आज भी तबाह है,
गरीब आदमी आज भी तबाह है। एक भी आदमी बता सकते हैं रैली में कि कोई गांव का आदमी था उसमें, कोई गरीब था उसमें, कोई मेहनत कश आदमी उसमें था? कुछ लोग हैं इनके शाखा के, कुछ हजार लोग, वही हर रैली में पहुंचते हैं और उन्हीं का ये इंतजाम करते हैं। प्रदेश बहुत ही राजनीतिक प्रदेश है। इस प्रदेश को गुमराह करना सरल बात नहीं है। यहाँ लोग सब बातें समझते हैं। इन्होंने बात करी, अभी भी आपने देखा कि रंगराजन रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि लेस डेवलप स्टेट है, यानी कि अभी कम विकसित राज्यों की श्रेणी में वो आता है। तो जहां तक ह्यूमन डेवलपमेंट रेट है, यानी मानवीय विकास का जो दर है, अगर आप उसकी बात करें तो राष्ट्र के आंकड़े 20% हैं और गुजरात में 11% है। किस पायदान पर जाके बैठे हैं वो? शिक्षा के क्षेत्र में 21वें पायदान पर हैं राज्यों को देखिए तो, और स्वास्थ्य के मामले में 11वें पायदान पर हैं। तो जो राज्य इतना पीछे हो और बार बार ये करे कि हम देश को लिया, क्या पूरे देश को कुपोषित करेंगे? तो मोदी जी के भाषण में कोई दम नहीं है। कांग्रेस हटाओ, कांग्रेस हटाओ, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश का उनको कोई ज्ञान नहीं है। और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं कानपुर, जहां हमारे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त हमारी संवाददाता निहारिका माहेश्वरी और उनके साथ हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी। जी निहारिका। धन्यवाद अजीत। तो कह सकते हैं कि बीजेपी का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का, मंत्रियों का, विधायक का इवेंट मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो गया। बुलाया भी था अपने स्टार प्रचारक और पीएम पद के उम्मीदवार, और पार्टी मान चुकी है पीएम। इनका नाम है नरेंद्र मोदी, और पूरी हाहाकार जयकार, एक तरफ हाहाकार विपक्ष कर रहा है तो जयकार बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मौजूद हैं। भाषण को लेकर तमाम एनालिसिस किए जा रहे हैं। इनके भाषण के मायने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या संदेश मोदी आए और दे गए इस 2.5 लाख की भीड़ में। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आपका। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, इस बार मोदी काफी ओवर कॉन्फिडेंट दिखे। मसलन उन्होंने अपने पर लगे सारे आरोप की गुजरात के विकास मॉडल की बात की जाती है, मैं पूरे देश के विकास मॉडल की बात करता हूं, और मोदी का नाम सेक्युलरिज्म की बात करें तो मोदी का नाम उछाल दिया जाता है कि वो नॉन सेक्युलर है। इस कॉन्फिडेंस का आधार क्या था? मोदी जी ने सबसे बड़ा सवाल ये छेड़ा है आज यहां पर कि चुनाव है राष्ट्र का, लोकसभा का। बात ये लोग गुजरात की करते हैं। गुजरात की जनता दिसंबर 2012 में पूरा हिसाब किताब दे चुकी है और गुजरात की जनता ने तीसरी बार हैट्रिक बनवाकर नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बना दिया है। उन्होंने इसके बहाने इन दलों पर निशाना साधा था कि ये दल जो बार बार केवल गुजरात की बात करते हैं, ये गुजरात की बात ना करके राष्ट्र की बात करें और अपनी जो नाकामियां हैं उनको छिपाने की कोशिश गुजरात के बहाने ना करें। जी, लेकिन ये जो इतनी भीड़ आ गई, ठीक है, आप लोग ने बहुत मेहनत की और भीड़ को खींचने की भी कोशिश की, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे जो भीड़ है इसको वोट में तब्दील करने के लिए और कितनी मेहनत करनी है आपकी? क्योंकि जो दिखता है वो बिक तो रहा है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव के पटल पर जाएंगे तो आपको सही स्थिति अलायंस पार्टनर के तौर पर एक बहुत कड़ी मशक्कत और करनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर अभी तो ये शुरुआत है और इसको यदि हमने अंत मानकर अपना मन बना लिया तो हम निश्चित अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। हम पिछली बार का अनुभव हमारे सामने है। फील गुड में हम आखिर में जो कुछ हमारा हुआ है देश की जनता ने देखा है। इस बार जो आदरणीय मोदी जी के नाम की स्वीकार्यता सामान्य जनता में है, नौजवानों में है, गांव के किसानों तक में है। उस स्वीकार्यता को ईवीएम मशीन तक वोट में बदलने के लिए हमने बूथ का तंत्र खड़ा कर लिया है आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, और वो बूथ पर खड़ा हुआ तंत्र आदरणीय मोदी जी की जनता में स्वीकार्यता दोनों मिलकर हमको अंतिम परिणाम ठीक ठाक मिल सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता रहेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा सियासत का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वोट बैंक की राजनीति करना, लेकिन राजनाथ सिंह पार्टी अध्यक्ष ही कह गए कि नरेंद्र मोदी ने बहुत मेहनत की है, वो पिछड़े वर्ग से आते प्रधानमंत्री तो बनना चाहिए। निश्चित तौर पर आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जो बात कही है उसका अर्थ मैं इतना ही निकालना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री पद या कोई भी महत्वपूर्ण पद किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष के लिए या सवर्ण के लिए आरक्षित नहीं, हर व्यक्ति अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार पद प्राप्त कर सकता है। और उस क्रम में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है, इस पर उन्होंने कहा है कि हमने
जिस वर्ग का उम्मीदवार घोषित किया है उसकी योग्यता और क्षमता को देखकर और गुजरात में उनकी परफॉर्मेंस को देखकर घोषित किया है। अच्छा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आप वर्ग की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठे हों और वो विकास के लिए काम करें और अच्छे बने, देश की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। एक बहुत दिन पहले मदनी जी का बयान आया था और कहा था उन्होंने कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी का भय दिखाकर वोटों का तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रही है। अगर कानपुर की बात करूं, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, आप जानते हैं कि 6 सीट यहां पर है। कितनी मुश्किल और मेहनत बीजेपी को करनी पड़ेगी कानपुर के लिए? मुश्किल तो नहीं, लेकिन मेहनत जरूर करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों ने अपनी कमर कस ली है। तो क्या उसके लिए मोदी टोपी पहनेंगे? ये मेहनत नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि तुष्टीकरण किसी का नहीं, सम्मान सबका करना। और एक बात और विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, जनता के काम के बारे में जाति, धर्म और पंथ का भेदभाव नहीं, केवल राष्ट्रवादी होना ही पर्याप्त है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। आप कह रहे हैं कि राम राज्य स्थापित करेंगे, तो क्या उसकी नींव राम मंदिर होगी? राम राज्य एक आदर्श कल्पना है गुड गवर्नेंस की, उसके स्थापित करने की हम बात कर रहे हैं। और राम मंदिर तो आस्था का प्रश्न है, वो चुनाव की राजनीति का प्रश्न नहीं है। जी। एक और महत्वपूर्ण बात, इस बार कितनी सीटों का आप फोकस कर रहे हैं? पूर्वांचल की बात करूं, अवध की बात करूं, हरित प्रदेश की बात करूं, आगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा तनाव हुआ है, जिसमें बीजेपी के कई विधायक और जो पूर्व मंत्री हैं उनके नाम सामने निकल कर आए। ऐसी सूरत में उत्तर प्रदेश जो लोकसभा चुनाव का महत्वपूर्ण केंद्र है, कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है? और दल बदल के लिए दूसरी पार्टी के उम्मीदवार आपकी पार्टी में आए, इसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? हमारी बहुत सावधानी है। प्राथमिकता उपलब्ध कार्यकर्ताओं में से भी अगर श्रेष्ठ उम्मीदवार मिले तो, और जिताऊ उम्मीदवार मिले तो उसमें से हमारी उम्मीदवार देने की प्राथमिकता है। दल बदल करके आने वाले लोगों से तो हम पहला सवाल यही कर रहे हैं कि यदि हमारे साथ पहले थे तो क्यों छोड़कर गए थे और अब क्यों आना चाह रहे हो? बृजभूषण सिंह जी को टिकट दे रहे हैं क्या? अभी तो किसी का टिकट फाइनल नहीं है। अभी तो केंद्रीय संसदीय बोर्ड को निर्णय लेना है, उत्तर प्रदेश को रिकमेंड करना है। अभी किसी का टिकट ना तो रिकमेंडेड है और ना किसी का टिकट फाइनल है। कानपुर से नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की, जो औद्योगिक नगरी और गुजरात के विकास मॉडल की वो हमेशा बात करते हैं, विकास पुरुष के तौर पर वो देखे जाते हैं। और कानपुर औद्योगिक नगरी, एक इमोशनल सेंटिमेंट यहाँ पर देखने को मिला। हम क्या माने कि आने वाले चुनाव में कानपुर या लखनऊ से मोदी चुनाव लड़ेंगे, इलाहाबाद, वाराणसी, कुछ ऐसा? मैंने अभी कहा ना कि टिकट तो किसी का तय नहीं है और कौन कहां से लड़ेगा राष्ट्रीय नेतृत्व में से हमारे नेता, ये भी अभी तय नहीं है। मोदी तो यूपी से लड़ेंगे? नहीं, ये जरूरी नहीं है, अभी ये भी जरूरी नहीं है। संभावना है, आपने कहा था कि चाहेंगे कि जी निहारिका, नहीं, ये तो मेरी बात ठीक है, हम कार्यकर्ता के नाते चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में मिले। और हमने तो उदाहरण भी दिया था कि अटल जी भी अहमदाबाद और लखनऊ दोनों से संयुक्त रूप दोनों से सीटों से चुनाव लड़े थे, बाद में अहमदाबाद की सीट छोड़ी थी। हमने भी आग्रह किया था कि आदरणीय मोदी जी उत्तर प्रदेश से लड़े, किसी सीट से भी लड़े, लेकिन ये निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को करना और जो निर्णय आएगा उसको हमें स्वीकार करना। अच्छा, ये बताइए, 90s में एक विशेष लहर देखने को मिली थी अटल आडवाणी की, जब राम मंदिर आंदोलन की बात की जा रही थी। अब जब मोदी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, ऐसी सूरत में जब सत्ता का अभ्यास करना है केंद्र में, तो क्या हम अगली रैलियों में मोदी और आडवाणी को साथ देखेंगे? प्रत्येक रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मोदी जी तो रहेंगे ही, और कोई ना कोई राष्ट्रीय नेता आएगा और पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व एकजुट होकर। आडवाणी जी? हाँ, आडवाणी जी भी आएंगे। आडवाणी रैली में ना आएंगे ऐसा कोई प्रश्न नहीं पैदा होगा। जी निहारिका जी, कई बातें हैं जो कहीं अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी पार्टी की नीतियों को रखा सामने में, और मोदी यहां चुनाव लड़ सकते हैं, आगे आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव यहीं से लड़ सकते हैं, इस बात की संभावनाएं पहले से जताई जा रही थी, वो एक बार फिर से पुख्ता हुई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहां पर, जल्द होते हैं यहां से। भारत माता के कानपुर की इस रैली ने मुझे जीत लिया है। प्रायोजक है बिरला व्हाइट केयर वॉल पुट्टी, पपड़ी की छुट्टी और गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, खुशियों के पल बरकरार। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। असली मसाले सच सच MDH। पापा 2
बेटा हाथ जोड़ के ना सच्चे दिल से दुआ करो, सारे मच्छर भाग जाएंगे। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, सुन लेना भगवान ने। टेबल के नीचे से ना। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाऊं? कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। मेरी सांसों में समाओ पास। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। 80 मसाले से MDH। तूने जब से की बेवफाई, वादों से बहानों से, मैं शिकवा करूंगी तो कैसे, खामोश निगाहों से। चलो 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 चलो, আমরা कोलगेट हेल्दी माउथ शपथ নিয়েছি। ഞങ്ങൾ कोलगेट हेल्दी माउथ शपथ എടുക്കുന്നു। हमने भी कोलगेट हेल्दी माउथ शपथ ली है। क्या आपके परिवार ने कोलगेट हेल्दी माउथ शपथ ली है? इस अक्टूबर नवंबर कोलगेट और आइडियल आए हैं ओरल हेल्थ मंथ, जहां भारत का हर परिवार ले सकता है एक फ्री डेंटल चेकअप। अपने नजदीकी डेंटिस्ट के बारे में जानने के लिए SMS कीजिए अपना पिन कोड या दीजिए एक मिस्ड कॉल 08866288662 पर। तो याद रखना, स्वस्थ मुंह मतलब। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने के चलते हुई मौतों का आंकड़ा 41 तक पहुंच गया, जबकि 2 दर्जन लोग अभी बीमार हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री ने 5 आबकारी अधिकारियों को सस्पेंड किया है, लेकिन अब तक किसी भी तरह के मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है। आजमगढ़ जिले का मुबारकपुर थाना इलाका, यहाँ के आदमपुर, कौड़िया, टंडवा, ओझौली और आजाद नगर में मातम है। इसके अलावा नराम, गडेरुआ, अमिलो और अतरडीहा गांव में भी ऐसा ही हाल है। घरों में 2 दिन से चूल्हे नहीं जले, बच्चों के पेट में अन्न का एक निवाला तक नहीं गया। रो रो कर महिलाओं की आंखों का पानी सूख चुका है। जहरीली शराब से हुई मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब भी कई लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को शायद अब भी किसी और का इंतजार है। अब तक कोई भी नुमाइंदा पीड़ित परिवारों की सुध लेने नहीं पहुंचा। पिताजी थे। बस यही जो सिलसिला चल रहा है, ठेकेदार दारू वालों का ये सिलसिला चल रहा है, बस इसी में सभी लोग मारे जा रहे हैं। ये जो संजय थे ना, उनके लड़के छोटे, ये हमारे दामाद थे, और ये लोग दारू पी कर मरे हैं। अब लोग जितना मर रहे हैं, ये दारू नराव से कहां से लोग लिया कर पिए हैं और ये लोग मरे हैं। घटना से नाराज लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और शराब के अवैध कारोबार को बंद करने की मांग की। इधर आबकारी विभाग कुछ चौकन्ना नजर जरूर आया और लखनऊ और इलाहाबाद से पहुंची टीमों ने आजमगढ़ में कई जगह छापेमारी की। देखिए, सूचनाएं वो एक जर्नल टर्म में वो कह रहे हैं, लेकिन जब भी अपनी मुखबिरी के आधार पे भी इसको पुलिस ने ही पकड़ा है, इसको भूरे चौहान को। अब एक्साइज में मुकदमा दर्ज हुआ है इस पे। अब ये लोग करते रहते हैं, पकड़े भी जाते हैं समय समय पर।
अभी भी ये 2-2 महीने पहले जैसे खबर में है पुलिस ने पकड़ा था, इसके लिए देखिए अभी भी कार्रवाई चल रही है। 2008 में भी यहाँ जहरीली शराब पीने से दर्जन भर लोग मौत के मुंह में समा गए थे, लेकिन प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। पुलिस की तरफ से कई बार आबकारी विभाग को सचेत भी किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आबकारी विभाग सक्रिय दिख भी रहा है तो आजमगढ़ में सैकड़ों घरों के दिए बुझने के बाद। अशोक वर्मा, जी मीडिया, आजमगढ़। यूपी के डीजीपी देवराज नागर ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी यूपी पुलिस जनता की सेवा से पीछे नहीं हटेगी। जनता को दिए संदेश में नागर ने कहा कि बीते 1 साल में यूपी के 117 पुलिसकर्मियों ने अपनी शहादत दी। साथ ही यूपी पुलिस ने उत्तराखंड आपदा पीड़ितों के लिए 6 करोड़ की सहायता भेजी। जिस समय प्रदेश के आम नागरिक त्योहारों के अवसर पर खुशियां मनाते हैं, उस समय पुलिस जन प्रदेश में अमन चैन बनाए रखने हेतु विषम परिस्थितियों में कठोरतम ड्यूटी में कर्तव्य रहते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। बदलते परिवेश में नागरिकों की पुलिस से अपेक्षाओं में वृद्धि स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न अवसरों पर प्रदेश में सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा बनाए रखना भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसी चुनौतियों का सामना करते हुए किसी भी विषम परिस्थिति में पुलिस मौके पर पहुंचने वाला सबसे पहला तंत्र होता है। तो यूपी स्पेशल फिलहाल लेते हैं, आगे देखिए उत्तराखंड स्पेशल। मम्मी, मैं तो टॉस करें। हेड्स या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। लो आपकी फसल में लगी हर प्रकार की सुंडी को मारे। किसानों को राहत, मेरी आफत बिल्लो। ले जान सुंडी की। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। सोनालिका ट्रैक्टर। आदमी 1 और कपड़े 11, बहुत नाइंसाफी है। हीट रैप फैब्रिक के साथ डिक्सी स्पॉट थर्मल वेयर, सिर्फ एक ही काफी है। हर रोज एसिडिटी और सेम दवा, बस अब नो मोर सेम। डाबर पुदीन हरा लेमन फिज में है नींबू और पुदीना की डबल पावर जो गैस एसिडिटी भगाए और दे ठंडक का एहसास। इस बार गोवा ट्राई करें। डाबर पुदीन हरा लेमन फिज। Mirror 2000 with tea tree oil and lime. Skin इतनी clean और fresh कि ममा की लाडली बन जाए पापा की फैन। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। सपनों की डोर सजाए मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी। सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ 1 रुपए में।